कक्षा 11 राजनीति विज्ञान के सारे बच्चे इस बात पर ध्यान दें कि आपको अब दूसरी किताब से पहला चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, जिसमें जो है पहला चैप्टर है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। और आपने लिखा भी होगा सिलेबस में। इसके लिए आपको नोट्स भेज दिए गए हैं, उम्मीद है आपने कर लिए होंगे। और अब जो है इस पाठ को शुरू करते हैं। इस किताब के लिए जो है दूसरी किताब के लिए आप एक नोट्स की कॉपी और एक क्वेश्चन आंसर की कॉपी बनाएंगे, जैसे पहले बनाया है आपने वैसे इसके लिए भी बनाएंगे। और ये दोनों चैप्टर जो है 25-26 को होने वाले टेस्ट के लिए आपको तैयार करना है। इन्हीं दोनों पाठों से आपको प्रश्नोत्तर दिए जाएंगे और प्रश्नोत्तर जो होंगे वो बहुविकल्पीय होंगे। 4 ऑप्शन होंगे, आपको उसमें सारे क्वेश्चन को अटेंड करना है। और अगर आप कोई भी प्रश्न उसमें से छोड़ेंगी तो आपका पेपर जो है सबमिट नहीं होगा। आपको सारे क्वेश्चन को अटेंड करना है। अब हम शुरू करते हैं राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। राजनीतिक सिद्धांत की अब हम भूमिका के बारे में पहले अध्ययन करेंगे। मनुष्य जो होता है वो 2 मामलों में अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब सबसे अलग। उसके पास एक तो विवेक होता है, जिसे सोचने समझने की क्षमता कहते हैं, और अपनी गतिविधियों को व्यक्त करने की योग्यता होती है। मतलब व्यक्ति जो सोचता, समझता, सुनता है, उसको दूसरे के पास तक पहुंचाने की योग्यता उसके पास होती है। उसके पास भाषा का प्रयोग और दूसरे से संवाद करने की क्षमता भी होती है। अन्य प्राणियों से अलग मनुष्य अपने अंतर्गत भावनाओं और आकांक्षाओं को भी व्यक्त करता है। मतलब जितने इमोशंस होते हैं व्यक्ति के अंदर, वो सब दूसरे के सामने व्यक्त कर सकता है। और जिन्हें हम अच्छा मानते हैं उनके साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, शेयर करते हैं। और जिनसे हमें कोई लगाव नहीं होता उनसे हम बात भी नहीं करते हैं, उन पर चर्चा भी करते हैं हम अपने विचारों के ऊपर। राजनीतिक सिद्धांत की जड़ें मानव जीवन से जुड़ी विभिन्न पहलुओं जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, बौद्धिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, ये सब पहलुएं जो हैं व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई होती हैं। मतलब हर क्षेत्र में हमारी भावनाएं कहीं न कहीं जुड़ी हुई होती हैं, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, राजनीतिक हो, बौद्धिक हो, धार्मिक हो या सांस्कृतिक हो। सभी पहलुओं में मनुष्य कहीं न कहीं जुड़ा होता है और कुछ खास बुनियादी प्रश्नों का विश्लेषण भी करता है। मतलब जिस पर सोचता है हमें चर्चा करनी चाहिए, बात करनी चाहिए, उस पर विचार विमर्श भी दूसरे के साथ करता है। जैसे समाज को कैसे संगठित होना चाहिए, हमें सरकार की ज़रूरत क्यों है, सरकार का श्रेष्ठ रूप कौन सा है, क्या कानून हमारी आज़ादी को सीमित करता है या हमें आज़ादी देता है, या कहीं ऐसा तो नहीं हमारी आज़ादी आगे चल के छीन लेगा। राज्य का अपने नागरिकों के प्रति क्या उत्तरदायित्व है और नागरिकों का अपने राज्य के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति क्या उत्तरदायित्व है। तो ये सब बातें जो है व्यक्ति जो है अपने इन्हीं 2 चीज़ों से व्यक्त करता है, या तो विवेक से या तो योग्यता से। तो इसीलिए मनुष्य को कहा गया है कि वो अन्य प्राणियों से या जीव जंतुओं से सबसे अलग है, क्योंकि इसे ईश्वर ने बोलने का, सोचने समझने का वरदान दिया है। अब हम अध्ययन करेंगे कि राजनीति क्या है। राजनीति के बारे में लोग अलग अलग विचार रखते हैं, अलग अलग बातें करते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं राजनेता और चुनाव लड़ने वाले लोग अथवा राजनीतिक पदाधिकारी लोग ये कहते हैं कि राजनीति एक प्रकार की जन सेवा है। मतलब अगर आप किसी नेता से पूछेंगे, किसी एक पदाधिकारी से पूछेंगे जो राजनीति से संबंध रखता है, तो वो यही उत्तर देगा कि राजनीति जो है वो जन सेवा है। पर आप सब जानते हैं, हम सब भी जानते हैं कि राजनीति के द्वारा कितनी जन सेवा की जाती है और कितने लोग उससे प्रभावित होते हैं तथा आवश्यकताओं और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के कुचक्र में लगे रहते हैं। तो महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के चक्र में लगे रहते हैं और कई अन्य लोगों के लिए राजनीति वही है जो राजनेता करते हैं। मतलब राजनेता क्या करते हैं, दल बदल करना, झूठे वादे करना, बढ़ चढ़ कर के वादे करना, जाति धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाना, नारेबाजी करना, एक दूसरे को भड़काना,
ये राजनीतिक घोटाले का संबंध, ये सब जो है राजनीति से ही माना जाता है। मतलब जितनी धोखाधड़ी होती है, फेरबदल होता है, फरेब होता है, झूठ होता है, वो सब राजनेता या राजनीति से संबंधित लोग ही करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजनीति के बारे में लोग अलग अलग विचार रखते हैं। किसी नेता से पूछोगे तो वो यही जवाब देगा कि ये तो जन सेवा है, हम तो जनता की सेवा करते हैं। और किसी अपराधी से पूछोगे तो उसका जवाब अलग होगा। किसी धार्मिक व्यक्ति से पूछोगे आप तो उसका विचार अलग होगा। तो जितने तरह के लोग हैं उतने तरह की यहाँ पर विचार है, उनकी भावनाएं हैं, उनकी धारणाएं हैं। अब हम अध्ययन करेंगे राजनीति सिद्धांत के बारे में कि हम क्या पढ़ते हैं, राजनीति में किस चीज़ को पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत की उत्पत्ति कैसे हुई। आखिर आज जो पूरा विश्व राजनीति से जुड़ा हुआ है, आखिर इस चीज़ की उत्पत्ति कैसे हुई। जैसे आप बड़े पौधे को, किसी पेड़ को देखें तो आप सोचेंगे कि इस पेड़ को किसने लगाया होगा, कब लगाया होगा, जो आज इतना बड़ा विशाल होकर हमें छाया दे रहा है या फल दे रहा है। इसी तरह से राजनीति है, हम इसके बारे में जानते हैं कि इसकी उत्पत्ति आखिर कैसे हुई। राजनीतिक सिद्धांत की उत्पत्ति कोई रातों रात नहीं हुई। जिस तरह से कोई घर बनाता है तो रातों रात नहीं बन जाता है, बल्कि कुछ समय लगता है, उसी प्रकार से राजनीति की उत्पत्ति भी एक कुछ समय से ही चलती आ रही परंपराओं के अनुसार ही हुआ। इसकी उत्पत्ति के संबंध में निश्चित तौर पर व्यापक रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इतिहास बहुत पुराना है। मतलब जब से मानव का जीवन आरंभ हुआ इस पृथ्वी पर, तब से इसका इतिहास माना जाता है। इसका इतिहास ईसा से 600 वर्ष पूर्व माना जाता है। तभी राजनीतिक सिद्धांत के विकास को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। बच्चों, आपने इसमें जितनी भी हेडलाइंस लिखी होंगी या पॉइंट्स लिख करके आपने नोट्स लिखे होंगे, तो बहुत सी चीज़ें आपकी किताब में नहीं हैं। ठीक है, तो जो आपकी किताब में नहीं है, आप ये मत सोचिएगा कि मतलब पता नहीं कहाँ से आया, कैसे आया, हम क्या पढ़ें, किस तरह से पढ़ें, बल्कि उन सब का सारांश वही है। कई और किताबों से भी हमने इसमें कलेक्शन किया हुआ है, केवल आपको समझने के लिए। जैसे अभी आपको उत्पत्ति के बारे में हम समझा रहे हैं, ये आपके बुक में नहीं है, पर हमें इसके बारे में जानना है कि आखिर किसी चीज़ की शुरुआत हुई तो कैसे हुई, किस तरह से हुई, कहाँ से हुई। ठीक है, इसलिए राजनीतिक सिद्धांत के विकास को मुख्य रूप से हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है प्राचीन राजनीतिक सिद्धांत, दूसरा परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत, तीसरा आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, जिसमें आजकल हम लोग जी रहे हैं। तो अब हम पहले शुरुआत करेंगे प्राचीन राजनीतिक सिद्धांत से। प्राचीन राजनीतिक सिद्धांत का लिखित रूप में प्रारंभ यूनानी दार्शनिक प्लेटो और अरस्तु के समय हुआ था, अर्थात 600 ईसा पूर्व के समय हुआ था। 2 दार्शनिक थे यूनान के, एक का नाम प्लेटो था और दूसरे का नाम था अरस्तु। इनके पूर्व की राजनीतिक सिद्धांत संबंधित विचार अस्तित्व में नहीं आया था। मतलब इसके पहले भी लोग राजनीति करते थे, लेकिन इसके बारे में किसी ने कुछ लिखा नहीं, कभी कुछ बताया नहीं, क्योंकि प्रमाण तो उसी का होता है जो कुछ हमें लिखा हुआ दिखाई देता है। जैसे कोई पुरानी किताब उठाइए तो उसमें पहले के ज़माने की बातें लिखी होंगी, पर तो हम उसे पढ़ के ही तो जानेंगे कि हमने ये सब चीज़ें कहाँ से सीखी, या ऐसा कभी होता था या कभी हुआ होगा। तो उसी तरह से ये 2 लोग सामने आए, प्लेटो और अरस्तु, जिन्होंने राजनीतिक सिद्धांत को अस्तित्व में लाया, मतलब सबके सामने ले आए। उसके पहले इसका कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन लिखित रूप में न होने के कारण उनका कोई महत्व नहीं था। तो आज जो भी लिखित होता है हमारे पास, महत्व उसी का होता है, लोग उसे ही पढ़ते, सुनते और समझते हैं। और जो चीज़ लिखित में नहीं होती है उसका कोई महत्व नहीं होता। इसी तरह से एक लेखक हैं अर्नेस्ट बार्कर, उनके बारे में बताया गया है। तो अर्नेस्ट बार्कर का कहना है कि राजनीतिक विचार का आरंभ यूनानियों से होता है, अर्थात प्लेटो और अरस्तु से होता है। राजनीतिक विचारधारा का आधार यूनानी राजनीतिक विचारधारा से ही माना जाता है। मतलब जो आज राजनीति चल रही है,
इस विचारधारा की शुरुआत यूनानी राजनीतिकों के द्वारा ही किया गया है। प्राचीन राजनीतिक सिद्धांत के विकास में यूनानी दार्शनिकों जैसे रोमन, ईसाई, मध्य युग के विचारकों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। मतलब यूनानी दार्शनिकों के साथ साथ रोमन और ईसाई तथा मध्य युग के विचारकों ने भी अपना योगदान दिया था। तो अर्नेस्ट बार्कर का कहना यह है कि आज जो भी राजनीति है इसमें प्राचीन काल से आज तक के लोगों का योगदान रहा है। तो इसी तरह से दूसरा है परंपरावादी राजनीति सिद्धांत। जैसे हमारे घर में शादी होती है और रीति रिवाज होती है, परंपराएं होती हैं, उसी के अनुसार की जाती है। तो जो प्लेटो और अरस्तु ने शुरुआत की थी, कुछ दूसरे वैज्ञानिकों ने क्या किया, राजनीतिज्ञों ने क्या किया, उसको और आगे बढ़ाया। प्राचीन राजनीतिक सिद्धांत के आरंभ और परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत के अंत संबंधी निश्चित रूप में कुछ खास नहीं कहा जा सकता है। यूरोप में पुनः जागृति तथा सुधार आंदोलन के कारण प्राचीन राजनीतिक सिद्धांत का पतन होना आरंभ हो गया। मतलब पहले जो राजनीतिक सिद्धांत थे उसके बाद से उसको जब लोगों ने आगे बढ़ाया, अर्थात आप ये भी उदाहरण के रूप में कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम आगे की कक्षाओं में बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, हम विकास करते जाते हैं, हम पुरानी बातों को पीछे छोड़ते जाते हैं। इसी तरह से राजनीति का भी विकास होता गया, तो पुरानी परंपराओं को क्या हो गया, पतन होना आरंभ हो गया। पुनः जागृति ने आधुनिक विज्ञान, दर्शन, राजनीतिक सिद्धांत, इसका जन्म हुआ। मतलब धीरे धीरे करके ज्ञान विज्ञान का भी जन्म हुआ, दर्शन का भी। दर्शन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, देखना, उसके बारे में अध्ययन करना, उसके बारे में जानना, फिर उसको आकर के अपने यहाँ क्या करना, दोबारा दूसरे तरीके से लिखना। ठीक है, तो राजनीतिक सिद्धांत का इसी तरह से जन्म हुआ। इसको परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत का नाम दिया गया। मतलब हमने 6th क्लास में कुछ और पढ़ा, फिर हम आगे जा कर के थोड़ा और आगे की चीज़ पढ़ेंगे। हमने 10th में कुछ और पढ़ा, फिर हम फर्स्ट ईयर में कुछ और पढ़ रहे हैं, फिर आगे जाके हम सेकेंड ईयर में कुछ और पढ़ेंगे। तो इस तरह से क्या है, एक तरह से सीढ़ी बाई सीढ़ी आगे बढ़ते चले गए। मतलब जैसे मनुष्य आगे बढ़ता गया, विकास करता गया, वैसे ही ये सारी चीज़ें एक परंपरा के रूप में बन गई। इस सिद्धांत का आरंभ 15वीं शताब्दी में माना जाता है। अभी आप पीछे जाइए, देखिए इसकी शुरुआत कब हुई थी, 600 ईसा पूर्व से। ठीक, अब हम कहाँ पे आ गए, 15वीं शताब्दी में आ गए, जिसका मतलब हम बहुत आगे निकल आए। इटली के प्रसिद्ध विद्वान मैकियावेली को परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत का जन्मदाता माना जाता है। तो शुरुआत किसने की थी, प्लेटो और अरस्तु ने। ठीक, उसको और आगे कौन बढ़ाया, इटली के एक प्रसिद्ध विद्वान मैकियावेली। ठीक है, इन्होंने इसको और आगे बढ़ाया और इस परंपरा को जीवित रखा, इसमें और संशोधन करके इसको आगे बढ़ाते रहे। बाद में अन्य सिद्धांतों ने इसे विकसित किया और अपना योगदान दिया। मतलब जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला गया, दूसरे दूसरे वैज्ञानिकों ने, दूसरे राजनीतिज्ञों ने इसको आगे बढ़ाया और इसको क्या किया, अपना इसमें योगदान दिया और इसको जीवित रखा। अब तीसरे नंबर पे आते हैं आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, जो आज के युग में है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का आरंभ 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में हुआ था। ब्रिटिश विद्वान ग्राहम वालस द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम था राजनीति में मानवीय स्वभाव। मानवीय स्वभाव जो पुस्तक ग्राहम वालस ने लिखी थी, वो कब लिखा था उन्होंने, 1908 में। ठीक है, अब आप सोचिए कि 600 से हम कहाँ तक चले आए, 1908 तक। तो जाहिर सी बात है 1908 तक आते आते क्या हो गया, बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया ने विकास कर लिया, मनुष्य ने विकास कर लिया। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी राजनीति में मानवीय स्वभाव, जो 1908 में लिखी गई थी, प्रकाशित हुई थी। उसमें उन्होंने कहा, किसने, ग्राहम वालस ने, कि लगभग राजनीति के सभी विद्यार्थी
व्यक्ति का विश्लेषण करने के स्थान पर संस्थाओं का विश्लेषण करते हैं। मतलब अगर कोई संस्था खोली गई है, मान लीजिए शिक्षण संस्था ही खोली गई है, या रेड क्रॉस सोसाइटी ने कोई संस्था खोली है, या इसी तरह से स्वास्थ्य विभाग ने कोई संस्था खोली है, तो लोग जो है मनुष्य का विश्लेषण करने के बजाय क्या करते हैं, उस संस्था का विश्लेषण करने लगते हैं। ठीक है, कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो आजकल के समय में क्या है कि लोग जो है किसी व्यक्ति का विश्लेषण नहीं करते हैं, बल्कि उसने कोई चीज़ अगर बनाई है तो लोग उसका पहले ही विश्लेषण करने लगते हैं, अच्छा बुरा नुकसान फायदा देखने लगते हैं। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के अनुसार वे सभी गतिविधियां जो व्यक्ति के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक तथा आर्थिक पहलुओं से संबंधित होती है। अर्थात जब हम किसी व्यक्ति का विश्लेषण करते हैं या किसी संस्था का विश्लेषण करते हैं तो उस विश्लेषण में हम हर चीज़ का अध्ययन करते हैं, व्यक्ति का, उसके सामाजिक जीवन का, उसके राजनीतिक, उसके धार्मिक, आर्थिक सभी पहलुओं का अध्ययन करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि राजनीति एवं संवैधानिक दस्तावेजों की उत्पत्ति रातों रात नहीं हुई, इसका निर्माण उन विचारों और सिद्धांतों के आधार पर हुआ जिन पर प्राचीन काल से कौटिल्य, अरस्तु, रूसो, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के समय तक के वाद विवाद होते रहे हैं। मतलब प्राचीन काल से लेकर के प्लेटो और अरस्तु से लेकर मैकियावेली से लेकर ग्राहम वाल्स तक जो है, इससे आगे और मतलब हर समय में जब भारत में राजनीति की शुरुआत हुई थी तो उसकी शुरुआत हम ये मानते हैं 1885 से हुई थी। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1885 में, तो उसी तरह समय से इसकी भी शुरुआत मानी जाती है 1885 से। तो उस समय हमारे देश में कई ऐसे राजनीतिज्ञ आए, आचार्य कौटिल्य, अरस्तु पहले से ही थे, रूसो ये भी पहले से ही थे, कार्ल मार्क्स ये भी पहले से थे। फिर उनके बाद जो है जिन्होंने राजनीति को आगे बढ़ाया, महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, इनका नाम पहले लिया जाता है। इनके समय तक जो है राजनीति पर वाद विवाद होते रहे हैं। 1908 में पुस्तक लिखी गई थी राजनीति में मानवीय स्वभाव, जिसको लिखा था किसने, ग्राहम वाल्स ने। उसके बाद आगे चल कर के 1909 में महात्मा गांधी ने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था हिंद स्वराज। ठीक है, हिंद स्वराज में वास्तविक स्वतंत्रता या स्वभाव के अर्थ की उन्होंने विवेचना की कि हमारी स्वतंत्रता क्या है और उसका अर्थ क्या है। राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों और नीतियों को व्यवस्थित रूप को प्रतिबंधित करता है जिनसे हमारे सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान ने आकार ग्रहण किया। मतलब हम राजनीतिक सिद्धांत में क्या है कि हमारे सारी बातें, विचार, नीतियाँ, इन सबको प्रतिबिंबित किया गया है, दिखाया गया है कि हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रतिबिंबित की गई है और इसमें जो है हमारे सामाजिक जीवन, ठीक है, और सरकार और संविधान, मतलब हमारा जो जीवन है, सरकार क्या है, सरकार किसके अनुसार चलाई जाती है, संविधान के अनुसार चलाई जाती है, इसका आकार कैसा है, किस तरह से इसने आकार ग्रहण किया और कैसे इसको बनाया गया। यह स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता जैसी अवधारणाओं का अर्थ स्पष्ट करता है। मतलब संविधान में सरकार के द्वारा इन सब चीज़ों के अर्थ को स्पष्ट किया जाता है। रूसो, मार्क्स, गांधी जी राजनेता नहीं बन पाए, लेकिन उनके विचारों ने हर जगह अपने विचारों को प्रभावित किया है। इसलिए जो रूसो थे, मार्क्स थे, गांधी जी थे, ये बड़े बड़े नेता तो नहीं बन पाए। गांधी जी कोई नेता नहीं थे, लेकिन उन्होंने स्वतंत्रता हमें दिलाई आगे चल कर के।
लेकिन इनके विचार जो थे वो हर जगह आज भी लोगों को प्रभावित करते हैं। जैसे आप ये मान लें कि भारत में गांधी जी के विचार क्या हैं, आज भी हमें प्रभावित करते हैं। 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती मनाते हैं, उन्हें याद करते हैं। क्यों करते हैं? इसका मतलब यही न है कि हम उनको कहीं न कहीं याद करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए, हमारी स्वतंत्रता के लिए कुछ अच्छे काम किए हैं। बच्चों, आज के लिए इतना ही है इसमें, और आगे कुछ इसके बारे में और विस्तार से हम अध्ययन करेंगे जो बचे हुए हैं। और लेकिन साथ साथ में आप काम करते जाइए, और काम करने के साथ साथ जो है हर व्यक्ति इसकी कॉपी बनाए और कॉपी की फ़ोटो खींचे और भेजे। और गरिमा सब बच्चों के नाम लिखोगी। नाम लिखने के बाद जो है और उसमें चैप्टर वाइज फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ करते जाओगे, और जिन बच्चों का काम आएगा उन बच्चों के काम के आगे तुम टिक कर लेना, ताकि एक चार्ट बना रहे कि कौन से बच्चे काम कर रहे हैं और कितने बच्चे हैं ग्रुप में। अगर कोई बच्चे और मिलते हैं जिन्होंने अभी तक इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो वो जल्दी से कर ले, और जितनी जल्दी हो सके इन बच्चों को ग्रुप में जोड़ो।